हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग संविधान की बुक परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ रहे थे। इस समय हम लोग अध्याय 3 मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। उसी के संबंध में मौलिक अधिकार का आज ये चौथा और अंतिम भाग होगा। इसके बाद हम लोगों का अध्याय 4 शुरू होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पर विचार करते समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है? कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के वाद में। किस याचिका के तहत कार्यपालिका को आदेशित किया जाता है कि वह उस कार्य को करे जिसको करने के लिए वह आबद्ध है? परमादेश के तहत। किसी लोक सेवक या प्राधिकारी द्वारा किस प्रकार का कर्तव्य पूरा न किए जाने पर परमादेश रिट जारी की जाती है? आज्ञापक कर्तव्य। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। किस रिट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में चलने वाले वादों का पुनर्विलोकन करता है? उत्प्रेषण रिट द्वारा। जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने पर या नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य करने पर रिट जारी किया जाता है तो उसे कौन सी रिट कहते हैं? उत्प्रेषण रिट। किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रिट। संसद विधि बनाकर किस सेवा के सदस्यों के मूल अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है? नंबर 1 सशस्त्र बल के सदस्यों का। नंबर 2 लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों का अर्थात राज्य पुलिस का। नंबर 3 आसूचना ब्यूरो में नियोजित व्यक्तियों का। नंबर 4 संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों का। जब सेना विधि प्रवृत्त हो तब किस अनुच्छेद के तहत संसद सेना विधि के तहत किए गए कार्यों का विधिमान्य घोषित कर सकती है? अनुच्छेद 34 के तहत संसद को यह पावर दी गई है। आइए हम लोग जानते हैं। एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत की अधिमान्यता है, जबकि अरबी या फारसी या अन्य समान भाषाओं की ऐसी परिस्थिति स्वीकार न करना धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत स्थापित किसी शिक्षण संस्था का प्रबंधन, समिति गठित करने, शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारित करने तथा शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार तो होता है, किंतु उसे पाठ्यक्रम निर्मित करने का अधिकार नहीं होता है। सेंट स्टीफेन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय के मामले में धारित किया गया कि राज्य से सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था अपने विशिष्ट समुदाय के लिए 50% सीटें आरक्षित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 30 सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। रिट के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी करने की अधिकारिता प्राप्त है। यद्यपि संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि
वह उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दे। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय का समावर्ती है। अतः याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से किसी में भी जाने के लिए स्वतंत्र है। उसे उच्चतम न्यायालय में जाने से पूर्व उच्च न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है। वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, किंतु यदि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आदेश दिया जा चुका है तो वह उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रभावी होगी। 1 अप्रैल 2016 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने किसी पूजा स्थल या मंदिर में प्रवेश करने में लैंगिक विभाजन पर रोक लगाई। यह फैसला शनि सिंगड़ापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश के लेकर हुए विवाद पर आया था। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अपने मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32(1) कहाँ आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है? उच्चतम न्यायालय में। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं आगे। एक्सपा क्या है? एक्सपा अर्थात सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अध्यादेश असम एवं मणिपुर में सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए अपनाया गया एक कानून है। यह कानून ब्रिटिश भारत में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए बनाए गए कानून का ही प्रतिकृत रूप है। इसे सितंबर 1957 में अधिनियमित एवं मई 1958 में प्रवर्तित किया गया। इसके अंतर्गत सुरक्षा बलों, जिनमें अर्धसैनिक बल भी शामिल है, को अधोलिखित विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभावी क्षेत्र में प्रवेश करने, तलाशी लेने एवं गिरफ्तारी करने का अधिकार। नंबर 2 कानून व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने का अधिकार। इसके अलावा विद्रोही अभियान के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा किए गए किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में उन पर मुकदमा चलाने हेतु केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता आदि विशेषाधिकारों से क्षेत्रीय निवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। पुनश्च इस कानून के विरोध में चल रहे आंदोलनों के कारण इस अधिनियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में नवंबर 2004 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना सुझाव जून 2005 में प्रस्तुत कर दिया था, किंतु सरकार ने समिति के सुझाव का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। ध्यातव्य है कि एक्सपा के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने तथा वहां यह अधिनियम लागू करने का प्रावधान राज्य सरकारों के लिए था, परंतु 1972 में एक संशोधन द्वारा इसे लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो गया। साथ ही केंद्र सरकार उसे कहीं भी लागू करने का अधिकार रखती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।